आप सुन रहे हैं व्यंग के रंग प्रभात के संग। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का बॉक्स एफएम पर एक बार फिर से, क्योंकि शाम के 4 बज चुके हैं और हर बुधवार की तरह आज हमारे इस खास शो में जिसका नाम है व्यंग के रंग प्रभात के संग में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रभात गोस्वामी जी और हमारे साथ हैं फोन पर वरिष्ठ व्यंगकार, कहानीकार व कवि ब्रिजेश कानूनगो। नमस्कार। कवि धूमल ने कहा कि तुम्हारी भूख और भाषा में यदि सही दूरी नहीं है तो तुम अपने आप को आदमी मत कहो, क्योंकि पशुता सिर्फ पूंछ होने की मजबूरी नहीं है। व्यंग के रंग प्रभात के संग कार्यक्रम में आज स्वागत कर रहे हैं हम देश के एक सुपरिचित व्यंग्यकार, कहानीकार और कवि को। आइए सुनते हैं उनका परिचय। बैंक में खातों का हिसाब किताब पर नजर रखते हुए भी संवेदनाओं के गलियारे में लेखन से मील का पत्थर बने। व्यंग से लेकर कहानी, कविता, बाल साहित्य लिखते हुए अपनी ठोस जमीन तैयार की। उपन्यास, डायरी और यात्रा वृत्तांत भी लिखे। जी हाँ, हमारे आज के खास मेहमान वरिष्ठ व्यंग्यकार इंदौर से श्री ब्रिजेश कानूनगो। एक जाना पहचाना नाम है। 25 सितंबर 1957 को मध्य प्रदेश के देवास में जन्मे ब्रिजेश कानूनगो ने हिंदी और रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर स्तर तक शिक्षा पाई। बैंक में अधिकारी रहे पर साहित्य के क्षेत्र में भी जमकर कलम चलाई। पुनः पधारे सूत्रों के हवाले से मेथी की भाजी और लोकतंत्र जैसे अनेक व्यंग संग्रह, रिंगटोन जैसा कहानी संग्रह सहित बाल साहित्य, स्मरण, यात्रा वृत्तांत लिखे। श्री ब्रिजेश कानूनगो को साहित्य के क्षेत्र में अनेक पुरस्कार एवं सम्मानों से नवाजा गया। आपको हरिशंकर परसाई, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी व्यंग सम्मान, प्रेमचंद सृजन पीठ से अभिनंदन पत्र मिला। अनेक पुरस्कारों से सम्मानित ब्रिजेश कानूनगो जी का बॉक्स एफएम के खास कार्यक्रम व्यंग के रंग प्रभात के संग में स्वागत है। स्वागत है आपका। एक बार पुनः हम श्रोताओं को बता दें कि बुधवार की शाम 4 बजे से 5 बजे तक बॉक्स एफएम जयपुर से प्रसारित होता है आपका अपना कार्यक्रम व्यंग के रंग प्रभात के संग। श्रोताओं, आज के हमारे खास मेहमान श्री ब्रिजेश कानूनगो जी तैयार हैं। स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर। नमस्कार प्रभात जी। कैसा लग रहा है इस मंच पे आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने बहुत से कार्यक्रम सुने, मेरी भी इच्छा थी लेकिन बीच में आ नहीं पाया था, इसका मुझे खेद है। जी कोई अच्छा, यह भी एक संयोग है कि आपका और हमारा मिलना आज तय था, तो ये मुलाकात हो रही है। आप कहें तो बातचीत का सिलसिला हम शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ कि आज इंदौर में हमारे मध्य प्रदेश में रंग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। तो इस रंग पंचमी के त्योहार के लिए आप सबको बहुत बहुत रंग बिरंगी शुभकामनाएं। जी बहुत, हमारी तरफ से भी, बॉक्स एफएम की तरफ से भी सभी श्रोताओं को जो मध्य प्रदेश में निवास कर रहे हैं, रंग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आज की बातचीत में कई रंग निकलेंगे, कई चेहरे बदलेंगे और कई नए नए उपमाएं भी निकल कर आएगी। सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे करना चाहता हूं कि आपने रसायन शास्त्र और हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर की उपाधि अर्जित की, यानी एमए किया। विज्ञान और कला का ये संगम कैसे हुआ? जी बहुत अच्छा प्रश्न है। अक्सर लोग पूछते हैं कि आप काम तो हिंदी में कर रहे हैं, लिखते हैं, लेकिन पढ़ाई तो आपने विज्ञान की थी। तो ये भी एक बड़ा दिलचस्प है। ये अनोखा संयोग इस तरह है कि मेरे परिवार में जो मेरे चाचा जी हैं थे, मतलब अभी निधन हुआ उनका, वो गणित के प्राध्यापक थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो हमारे घर में सभी लोगों ने गणित में और विज्ञान में ही स्नातकोत्तर या अधिक उपाधियां प्राप्त की हैं। तो एक तरह से विज्ञान घर से ही वातावरण था, तो हम लोगों ने विज्ञान में ही आगे बढ़े। लेकिन बचपन से ही लिखने पढ़ने का जो शौक था और वो वातावरण भी हमें हमारे अंकल से ही मिला, काका साहब से ही मिला। विज्ञान के और गणित के प्राध्यापक होने के बावजूद उनमें साहित्य और कला के संस्कार थे। वो शिल्पकार थे, मूर्तिकार थे और कार्टूनिस्ट भी थे। तो इस तरह से उन जो वातावरण घर में मिला, तो उसके कारण इसके भी गुण प्रादुर्भाव हुआ और
हिंदी में लिटरेचर में लिखने का शौक पैदा हुआ, वो भी लिखते थे। तो इस तरह से ये आया। तो रसायन शास्त्र में, चूंकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी था, तो रसायन शास्त्र में हमारे देवास में उस वक्त एमएससी का विषय केवल रसायन शास्त्र होता था और देवास का औद्योगिकरण हो रहा था। तो ये तय था कि एक बालक अगर विज्ञान में पढ़ाई करता है तो उसको नौकरी की चांसेस देवास में बढ़ जाएंगे, साइंटिस्ट बन सकता है या केमिस्ट तो बन ही सकता है। तो इस तरह से वो एमएससी तक पहुंचे रसायन शास्त्र में। लेकिन ये संयोग देखिए कि एक विज्ञान का विद्यार्थी जो वैज्ञानिक बनने जा रहा था, आखिर में बैंक का बाबू बन गया और बैंक में आकर भी वो हिंदी का काम करने लगा उसके रुचि के हिसाब से। और जब हिंदी का काम करने लगा तो बैंक ने मुझे इस तरह के व्यक्ति की जरूरत थी जो बैंकिंग भी जानता हो और हिंदी में भी थोड़ा समझता हो, लिखना पढ़ना जानता हो। तो उन्होंने मुझे हिंदी विभाग का काम भी दिया। तो हिंदी विभाग में काम करते हुए जब मैं कोई हिंदी की बात करता था तो मुझे लगता था कि मैं अथॉरिटी तो हूं नहीं हिंदी की। तो मैंने एमएससी करने के 20 साल बाद हिंदी में एमए किया और हिंदी विभाग में रहते हुए एमए किया और मैं प्रावीण्य सूची में भी आया। और इस तरह से मैं 20 साल बाद एमए हिंदी भी हो गया। तो इस तरह से रसायन और हिंदी का स्नातकोत्तर हुआ। क्या बात है, आपकी हमारी स्टोरी लगभग एक सी लगती है। मैंने भी वाणिज्य में स्नातक की डिग्री हासिल की। बीकॉम करने के बाद मुझे ये लगा कि अब कहाँ जाएं कहाँ नहीं। लिखने पढ़ने का शौक़, साहित्य से जुड़ाव मुझे भी हिंदी की ओर ले गया और मैंने हिंदी में एमए किया और उसके बाद में पत्रकारिता और जनसंचार में मैंने स्नातकोत्तर डिप्लोमा भी किया। खैर, ये सब बातचीत आज क्योंकि मुलाकात आपसे हो रही है तो आपके जीवन के पन्नों को हम पलट पलट कर देखना चाहते हैं। अपने लेखन यात्रा में कई कई मील के पत्थरों से गुजरते हुए बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ अनुभव किया। ये व्यंग्य आपको कहाँ मिला? जैसा मैंने आपको बताया कि घर में विज्ञान होते हुए भी जो हमारे अंकल थे यतीश कानूनगो जी, वो मेरे गुरु भी थे और मैं उनका भतीजा भी था। तो साथ साथ रहते तो उनमें वो सब गुण भी थे। तो हमारे स्कूल में बड़ी खूबसूरत लाइब्रेरी थी और उसमें जब मैंने सबसे पहले जो किताबें पढ़ी तो उसमें शरद जोशी की जीप पर सवार इल्लियां और परसाई जी की रानी नागफणी की कहानी, ये नई किताबें लाइब्रेरी के लिए आई थी उन दिनों। तो मैं सबसे पहले ले आता था और उसको पढ़ता था क्योंकि काका साहब भी पढ़ने के बहुत शौकीन थे। तो घर में जो वातावरण था उसके कारण सबसे पहले मैं इन किताबों से रूबरू हुआ। और उन दिनों शरद जोशी और परसाई जी, इनको पढ़कर ज्यादातर लोगों में लिखने के प्रति जो जागरूकता बढ़ी और लिखना शुरू किया तो वो इन्हीं लोगों से प्रेरित होके व्यंग लिखते गए। और एक समय था जब मध्य प्रदेश को व्यंग प्रदेश भी कहा जाता था और ये भी कहा जाता था कि मध्य प्रदेश से ही व्यंग्यकार क्यों निकलते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, अब तो पूरे देश में है। लेकिन इन दोनों की प्रेरणा से उन दिनों जो भी थोड़ा बहुत लिखता था वो इन जैसा लिखना चाहता था, व्यंग लिखना चाहता था। वो समय भी ऐसा था और वो लिखा जा रहा था। तो इस तरह से व्यंग लिखने की ओर आगे बढ़े। हालांकि उस समय बच्चों के लिए और ये सब लिखते रहे, लेकिन जिस व्यंग्यकार की बात कर रहे हैं तो ये व्यंग लिखने की प्रेरणा मुझे इन दोनों से ही मिली। व्यंग्य साहित्य का अगर आकलन किया जाए तो हरिशंकर परसाई, शरद जोशी दो ऐसे स्तंभ हैं कि जिनके सामने खड़े होकर लोगों ने व्यंग की पूजा भी की, लोगों ने व्यंग को सीखा और उसका संस्कार भी ग्रहण किया। आपने परसाई और जोशी जी दोनों को पढ़ा जी। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उनकी तुलना में किसको अच्छा मानते हैं, बल्कि मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि दोनों ही जो महान व्यंग्यकार थे उनकी क्या खूबियाँ थी जिनका कोई थोड़ा बहुत असर आपकी रचनाओं में भी पड़ा हो। देखिए, अब मैं जब परसाई जी की बात करता हूँ तो परसाई जी की जो रचनावली के 6 खंड हैं, जो मैंने अभी वातावरण की जो बात करी, तो जैसे कहते हैं ना कि आजादी के पहले प्रेमचंद और आजादी के बाद के भारत को जानना है तो परसाई को पढ़िए। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि शादी के पहले में मेरे अंकल यतीश कानूनगो
और शादी के बाद मेरे बड़े साले साहब ईश्वर चंद भटनागर उनके सानिध्य में आया। और ईश्वर चंद जी भटनागर जो थे वो समाजवादी थे और वो भी बहुत बड़े पाठक थे और उनकी एक बहुत विशाल लाइब्रेरी थी। वो उस जमाने में उनके यहाँ, आज भी जब मैं वहां जाता हूँ तो धर्मयुग के पूरे खंड उनके पास बाइंड किए हुए हैं। तो परसाई रचनावली के 6 खंड में वहां से लेकर आया और मैंने उनको पढ़ा। तो एक तो ये बताना चाहता था कि परसाई जी इस तरह से मेरे जीवन में आए, तो उनके प्रति और उनका साहित्य पूरा पढ़ने को मिला मुझे जी। दूसरा, शरद जोशी के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि शरद जोशी तो हमारे मालवा के ही थे। तो उनके बारे में बहुत लोग ये कहते हैं कि उन्होंने पहला व्यंग पाठ मंच पे से यहाँ किया, उन्होंने पहला मंच पाठ मंदसौर में किया। कोई, अब मैं ये कहता हूँ कि पहला मंच पाठ हमारे देवास के जवाहर चौक में किया। तो ये सब उस टाइम मिथक हुआ करते थे, लेकिन वो सब पहले ही व्यंग पाठ थे उनके, क्योंकि वो एक प्रयोग चल रहा था उस समय। जी जी तो जी। उनको सुनना, उनको गद्य व्यंग को कैसे पढ़ना, और उनके रिकॉर्ड और कैसेट भी घर पे हुआ करते थे उन दिनों, तो हम वो भी सुना करते थे कि किस तरह से पढ़ा जाता है। और जब मैं एक घटना बताना चाहता हूँ कि शरद जी को जिस दिन पद्मश्री मिला, तो पद्मश्री की घोषणा जब हुई उस दिन वो उनके ससुराल मतलब शाहजहांपुर में थे। उनका मक्सी में सम्मान हुआ था और शाहजहांपुर में एक कार्यक्रम था जहां उनका व्यंग पाठ और सम्मान होना था। उसी शाम को पद्मश्री घोषणा का समाचार आया, तो वहां पे उसका महत्व 2 गुना हो गया जी। उन शरद जोशी को सुनने के लिए शाहजहांपुर के मंच पे एक कार्यक्रम रखा गया। उस कार्यक्रम में उनको जब सुनना था तो कहा गया कि कुछ इनके साथ डग्गे मग्गे के रूप में कुछ व्यंगकार होना चाहिए। तो संयोग से उन दिनों शाहजहांपुर महाविद्यालय में DL अच्छा जी प्रोफेसर थे और मैं यहाँ उनके प्रोफेसर नईम देवास से, जो उनके साड़ू भी लगते थे शरद जोशी जी के, जी। तो उनके साथ हम देवास में उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने गए थे। तो ये मेरा सौभाग्य रहा कि उनके साथ, शरद जी के साथ दिन भर उन दोनों मक्सी और शाहजहांपुर में उनके साथ उनकी कार में रहने का मुझे मौका मिला और उनसे जो वार्तालाप हुआ तो उसमें उनसे कई सूत्र भी मिले कि व्यंग पाठ कैसे करना चाहिए। ये बहरहाल ये मैंने अपनी कई जगह लिखा भी है, लेकिन शरद जोशी के जो करीब आने का ये सिलसिला था, ये उनके कैसेटों को सुनते हुए और ये सब देखते हुए हुआ। और जो उसमें सम्मेलन कार्यक्रम हुआ उनका व्यंग पाठ था, तो उसमें अंततः मेरे पास कुछ नहीं था। उस दिन नई दुनिया अदबीज की एक कटिंग जेब में रखी थी, उस दिन छपा था मेरा। अच्छा। तो मुझको कहा गया कि आप, मैंने कहा मैंने कभी व्यंग पाठ किया नहीं, मंच पे गया नहीं। तो शरद जोशी ने ही ढांढस बनाया कि तुम आ जाओ, बैठो और पढ़ो। तो आप समझो कि सामने कोई भी नहीं बैठा है और अपने को सुनाना है। फिर उनको भी सुना, शरद जोशी को सुना, और अच्छा जी ने भी व्यंग पाठ किया, मैंने भी इस पाठ किया। दुर्गा प्रसाद झाला वहाँ एक बड़ी वरिष्ठ कवि हैं जो आज भी 92 की एज में लिख रहे हैं कविताएं। तो उनकी उपस्थिति में वो कार्यक्रम हुआ और बड़ा मजा आया। उसमें बड़े वो दिलचस्प वाकया है जिसमें पाठकों ने भी, श्रोताओं ने भी शरद जी से बड़ी चुटकियां ली, क्योंकि शाहजहांपुर उनका ससुराल था। तो उनसे कहा गया कि आप यहाँ आए हैं आज, तो पद्मश्री, बोले पद्मश्री तो आज मिल रही है, पद्म श्रीमती तो मैं पहले ही काफी पहले बता के ले गया था। तो बड़ा एक दिलचस्प था। लेकिन अब जो प्रश्न आपने कहा कि परसाई और शरद जोशी की बात अलग अलग कही है आपने, तो परसाई जी को इस तरह से भी लिया कि ये इनका जो लेखन था ये कथात्मक, इस किस्से कहानियां भी हुआ करती थी इनकी। और शरद जोशी तो तुरंत अपनी प्रतिदिन भी लिखते थे और हर विषय पे और शरद जोशी करके उनका नई दुनिया में कॉलम आता था और प्रतिदिन उनका नवभारत टाइम्स में आता था। लेकिन जो घटना होती थी उसको तुरंत उनको लिखना होता था और वो उस पे चोट करते थे, वो लिखते थे। तो शरद जोशी का जो तत्काल लेखन था वो भी अद्भुत था और वो बहुत जीवंत लेखन था उनका, और तुरंत वहीं का वहीं मतलब कटाक्ष करते थे। और परसाई अपने उसमें काफी चीजें, विचारधारात्मक चीजें भी होती थी। कहा जाता है कि वो बहुत प्रगतिशील लेखक थे और वामपंथी उनकी सोच थी। और चूंकि हम लोग भी ट्रेड यूनियन से जुड़े रहे, बैंकों की, तो इस तरह से प्रगतिशील लेखक उनसे भी जुड़े रहे। तो परसाई को तो हम जीते हैं, कई हिस्सों में जिया उनको, और उनका समाज से जो लगाव था, तांगे वाले हों, शहर वाले हों, मजदूर हों, उनके साथ जुड़ाव था, वो अद्भुत था। वो एक अलग, परसाई अलग किस्म थे, लेकिन दोनों मिलके
एक व्यंग्य जगत की, हिंदी व्यंग्य जगत की एक पूरा एक चित्र बनाते हैं। जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं इससे पहले शुरुआत करते हैं आज के व्यंग से, जिसे लिखा है ब्रिजेश कानूनगो जी ने, मेथी की भाजी और लोकतंत्र। कड़वा मुझे बहुत पसंद है, करेला भी पसंद है, लेकिन उसमें रस नहीं होता, होता भी हो तो मुझे पता नहीं। कड़वा गले से उतरता है पर सृजन थोड़ा सहज हो जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। जिन्होंने बहुत सारे खंड काव्य लिखे हैं उनका तजुर्बा है। इधर रसधार गले से नीचे उतरी, उधर कविता का सोता हृदय में फूटकर कंठ से बाहर प्रवाहित होने लगता है। इस मामले में मैं थोड़ा बिग एच हूं। एच बोले तो हरिवंश राय जी, मधुशाला वाले, अरे वही अपने बच्चन जी, 2 बूंद वालों के पिताजी, जिन्होंने बिना रसरंजन किए करोड़ों को मदहोश कर दिया था। खैर जाने दीजिए, कहां मधुशाला और कहां। बहरहाल रसरंजन में मैं मेथी की कड़वाहट से काम चलाता हूं। ज्यादातर लोग मेथी की सूखी सब्जी बनाते हैं, मगर मुझे पानीदार पसंद है। चेहरा हो, मन हो, गांव हो, मोहल्ला हो, इज्जत हो, बिन पानी सब सून। रसेदार के कई फायदे हैं। एक तो भाजी की कम मात्रा में ही काम चल जाता है, दूसरे ड्रिंक्स के लिए अलग से मेहनत और खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। स्नैक्स के लिए मूली के टुकड़े उपलब्ध हो ही जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि गिरते हुए दांतों को ज्यादा पसीना नहीं बहाना पड़ता, पेट को मशक्कत कम करनी पड़ती है, पाचन तंत्र दुरुस्त रहता है, पंचारिष्ट का खर्चा बच जाता है। ये धर्म संकट भी पैदा नहीं होता कि वो जंडू जी का लूं या बाबा जी का। मेथी की रसेदार सब्जी जब भी पत्नी बनाती है उसके हाथ चूमने का दिल करता है। जैसा मैंने पहले कहा था, करेला भी अच्छा लगता है, लेकिन मेथी की बात ही कुछ और है। मेथी देशज लगती है, उसकी जड़ें जमीन के साथ जुड़ी होती हैं। स्वदेशी जैसा फीलिंग आता है मेथी खाते हुए। करेले में मेक इन इंडिया जैसा लुत्फ है। करेले की टेक्नोलॉजी पड़ोस से आयातित हुई है घर में। वहां हाथ वाथ चूमना खतरनाक हो सकता है। पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते बनाए रखने की नीति के चलते मेथी अक्सर प्राथमिकता में रहती है। थोड़ी समस्या ये होती है मेथी की भाजी के साथ कि पत्तियां सोशल मीडिया के फॉलोअरों की तरह घनिष्ठता से डाली के साथ जुड़ी रहती हैं। जिस डाली में अधिक फॉलोअर होते हैं वो उतनी बेहतर मानी जाती है। हमारे लिए फॉलोअरों की संख्या हमेशा से महत्वपूर्ण रही है, चाहे वो मेथी की भाजी हो या राजनीतिक पार्टी। फॉलोअर ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। खैर, आमतौर पर मेथी की मुलायम डालियां कालांतर में डंठल में बदल जाती हैं। सब्जी हो या सरकार, डंठलों की उपस्थिति जायका प्रभावित करती है। डंठलों से मुक्ति तरलता बनाए रखने के लिए जरूरी है। डंठल के साथ मेथी की जड़ें भी खेत की मिट्टी सहित किचन तक चली आती हैं। ये मिट्टी मेथी के साथ फ्री नहीं मिलती, भाजी के भाव तुलकर आती है। ये माँ के लिए मूल्यवान है। इससे माँ अपने बाल धो लेती हैं, जिससे शैम्पू का एक पाउच अगले माह के लिए सरप्लस हो जाता है। पिताजी के लिए बहुमूल्य, महान और पवित्र रज है। गांव के सारे खेत बेचकर जब से वो शहर आए हैं, तब से मेथी के साथ आने वाले मातृभूमि के इन रजत कणों को ही मस्तक पर लगाकर प्रातः सूर्य नमस्कार करते हैं। टाउनशिप की धरा ने तो अब सीमेंट का खूबसूरत गाउन धारण कर लिया है। यदि मैं यकायक घोषित कर दूं कि आज घर में मेथी की सब्जी बनाई जाए, तो वह निर्णय नोटबंदी की तरह सहज स्वीकार नहीं होता। इसके लिए रिजर्व बैंक की तरह तत्काल कदम नहीं उठाए जा सकते। निर्णय के बाद मेथी से कचरा साफ करना पड़ता है। पत्तियों को चुनना बहुत धैर्य का काम होता है। पत्ती पत्ती चुननी पड़ती है। लहसुन की कलियां अनावृत करना पड़ती हैं। लोहे की कढ़ाई की सफाई करनी होती है। बहुत सारे काम होते हैं। ऐसा थोड़ी ही कर सकते हैं कि नए नोट तो छाप लिए मगर एटीएम तैयारी नहीं है। पूर्व तैयारी करना बहुत आवश्यक है मेथी की भाजी बनाने से पहले। मेथी आलोचना और विरोध की तरह कड़वी होती है। लोग कड़वा ज्यादा पसंद नहीं करते। कहते हैं संसार में इतनी कड़वाहट पहले से है तो कड़वा और क्यों खाना। मीठा, चटपटा, खट्टा, यहाँ तक कि बेस्वाद भी खा लेंगे, मगर कड़वे का सोचकर ही उबकाई लेने लगते हैं। ये ठीक बात नहीं है। अटल जी भी ऐसा ही कहते थे। बहुत सी बातें अटल जी कहा करते थे, लेकिन ये कहने की परंपरा जारी है। बीमारी के इलाज के लिए कड़वी दवाई पीना पड़ती है। गुणकारी तो कड़वा ही होता है। जो कड़वा है वो हितकारी है। कड़वा कड़वे को काटता है। भीतर का जहर मेथी से खत्म होता है। सब्जी का झोल और संत का बोल दोनों एक सा असर करते हैं। कड़वे बोल मन आत्मा को निर्मल करते हैं। मेथी की रसेदार सब्जी तन और रक्त को शुद्ध बनाती है। कृपया कड़वी मेथी को सत्ता के विपक्ष की तरह मत देखिए। इसका होना भोजन में लोकतंत्र बनाए रखने की जरूरत है। मेथी है तो लोकतंत्र भी है। आइए इस व्यंग के बाद एक बार समीक्षा भी सुन लेते हैं केदार शर्मा जी द्वारा। मैं केदार शर्मा, वरिष्ठ व्यंग्यकार आदरणीय
ब्रजेश जी कानूनगो द्वारा लिखित व्यंग्य रचना मेथी की भाजी और लोकतंत्र में मेथी की सब्जी के स्वाद, पत्तियों, डंठल, जड़ें और जड़ों से लगी मिट्टी को माध्यम बनाकर लोकतंत्र में व्याप्त विभिन्न विसंगतियों को चुटीले अंदाज में अभिव्यक्त किया गया है। व्यंग्य की विषय वस्तु यह है कि आज लोकतंत्र जैसी की अपेक्षा थी उसके अनुरूप लोगों की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा और कड़वाहट से भरी विभिन्न विसंगतियों से घिर गया। आम आदमी के पास इस कड़वाहट से तालमेल बिठाकर चलने के सिवा कोई चारा नहीं रहा। बहरहाल मेथी की सब्जी को रसदार बनाने को प्राथमिकता देकर कड़वेपन को कम करने पर लेखक ने जोर दिया है। राजनीति में चापलूसों से घिरे राजनेताओं पर व्यंग्य करते हुए ब्रजेश जी कहते हैं, भाजी के साथ पत्तियां फॉलोवर की तरह डाली से घनिष्ठता से जुड़ी रहती है। जिस डाली में अधिक फॉलोवर होते हैं वह उतनी ही बेहतर मानी जाती है। इसी तरह राजनीति में नए नए लोकनायक राजनेता कभी कभी नई क्रांति की आस जगाते प्रतीत होते हैं, पर धीरे धीरे राजनेताओं की तरह घाघ बन जाते हैं। इसी प्रवृत्ति को लेखक ने नए अंदाज में अभिव्यंजना दी है। मेथी की मुलायम डालियां धीरे धीरे डंठल में बदल जाती है। डंठलों की उपस्थिति सब्जी का जायका प्रभावित करती है। नोटबंदी पर व्यंग्य करते हुए ब्रजेश जी लिखते हैं कि नोटबंदी की तरह मेथी की सब्जी बनाने का निर्णय जल्दबाजी में नहीं हो सकता। एक एक पत्ती को तोड़ना पड़ता है, लहसुन की कलियां अनावृत करनी पड़ती है। ऐसा थोड़ी कर सकते हैं कि नए नोट तो छाप लिए मगर एटीएम तैयार ही नहीं है। लोकतंत्र में यदा कदा फैली कड़वाहट को व्यंग्य में वे समर्थन भी देते प्रतीत होते हैं और इसके पीछे रोचक तर्क भी देते हैं। यथा कड़वा कड़वे को काटता है, गुणकारी तो कड़वा ही होता है, भीतर का जहर मेथी से खत्म होता है, मेथी की रसेदार सब्जी तन और रक्त को शुद्ध बनाती है। अंत में कड़वी मेथी को सत्ता के विपक्ष से जोड़ते हुए वे कहते हैं और इसके होने को जरूरी बताते हैं कि मेथी है तो लोकतंत्र है। आप सुन रहे हैं व्यंग्य के रंग प्रभात के संग। स्वागत है एक बार फिर से आपका। श्रोताओं, आपको याद ही होगा कि बुधवार के शाम 4 से 5 बजे तक हम 1 घंटे देश के सुपरिचित व्यंग्यकार से चर्चा करते हैं आपके अपने कार्यक्रम व्यंग्य के रंग प्रभात के संग में। यदि कोई श्रोता इस समय इस कार्यक्रम को लाइव सुन रहा है और अपना कुछ सवाल पूछना चाहता है तो हमारे फ़ोन नंबर 73399096 पर हमको रिंग कीजिए और अपना सवाल पूछिए। चैट रूम में भी जाकर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, अपना नाम लिखिए और उसके बाद में अपना सवाल पूछिए। हम आपका सवाल हमारे आज के मेहमान ब्रजेश कानूनगो जी तक पहुंचा देंगे। ब्रजेश जी, पुनः स्वागत है आपका। एक बात मैं अभी बातचीत में आया भी था कि आप ने जिस तरह से मंच पर भी व्यंग्य पढ़ा और शरद जी का आशीर्वाद रहा। शरद जोशी जी ने एक नई परंपरा की शुरुआत की थी जहां पर देश के नामचीन कवियों के बीच में वो व्यंग्य पाठ करते थे और इतना लोकप्रिय हुआ कि लोग उनके व्यंग्य पाठ को सुनने के लिए बड़ी संख्या में मौजूद रहते थे। जहाँ तक व्यंग्य की बात हम करते हैं, व्यंग्य किसी बहुत से समाचार पत्रों में छपता था, लेकिन इंदौर से प्रकाशित नई दुनिया में अदबीच जो स्तंभ हुआ करता था, मूर्धन्य संपादकों ने उसे देखा और वो एक तरह से कहा जाता था कि व्यंग्य के मचान के रूप में उसकी एक पहचान थी। अदबीच आज भी निरंतर हमारे नए व्यंग्यकारों को, पुराने व्यंग्यकारों को हमारे सामने लाता है। आप वो पहले बल्लेबाज हैं जिसने अदबीच में पहली गेंद का सामना किया। कैसे याद करते हैं उस क्षण को? जी जी जी, बहुत धन्यवाद आपको। मैं ये आपने याद रखा। अदबीच की जो पहला अदबीच था वो 21 अप्रैल 1981 को एटन बरो का गांधी और सफलता के देशी नुस्खे इस शीर्षक में छपा था। उसके बाद लगातार अदबीच पिछले साल तक जारी रहा और अब वो सीमित एक पन्ने पर इंदौर पे अब आता है, लेकिन कई वर्षों तक, लगभग 40-45 वर्षों तक वो चलता रहा। तो मेरा सौभाग्य है कि वो उसमें मैं पहला खिलाड़ी रहा। दरअसल नई दुनिया में मैं 1976 से ही बच्चों की कहानियां लिखने लगा था। 6ठी, 7वीं, 8वीं कक्षा में होऊंगा तब। तो मैं उसमें बच्चों का
पेज आता था तो उसमें बच्चों की कहानियां लिख के भेजता था, बच्चों की कविताएं लिख के भेजता था। उसके बाद जब थोड़ा समझ डेवलप हुई तो समझने लगा, तो उसमें संपादक के नाम पत्र एक कॉलम होता था जो काफी सबसे ज्यादा लेखों से भी ज्यादा उसको पढ़ना पसंद करते थे लोग। उसमें बड़े बड़े पत्र छपते थे, काफी बड़े पत्र छपते थे, उसके विषयों के ऊपर बहसें हुआ करती थी, उसका बहुत महत्व होता था। उस संपादक के नाम पत्र छपे होते थे उनपे। तो उसमें मैं भी फिर पत्र लिखने लगा अपने आसपास की चीजों देख के, विसंगति। तो मेरे पत्रों में थोड़ा सा हास्य का या व्यंग का पुट होता था, छोटे छोटे पत्र लिखने लगा, समस्याओं पे लिखने लगा। तो अचानक एक दिन मैंने देखा कि मेरा एक छोटा सा व्यंग पत्र जो है वो, तब राजेंद्र माथुर जी उसके संपादक हुआ करते थे, तो उन्होंने इस छोटे से व्यंग पत्र को संपादक के नाम पत्र के आखिरी पत्र के रूप में, देवेंद्र शर्मा एक कार्टूनिस्ट हुआ करते थे नई दिल्ली, उनके कार्टून के साथ वो अंतिम पत्र शीर्षक से वो व्यंग पत्र छापा। तो एक तरह से अंतिम पत्र की शुरुआत भी अखबार में नई दुनिया में मेरे पत्र से हुई। तो ये भी एक नई परंपरा डली है, उसमें कार्टून के साथ एक अंतिम पत्र 3-4 पंक्तियों का वो छपा करता था। तो उसके बाद वो भी एक सिलसिला चला। तो ये भी, तो फिर बाद में जब शरद जोशी उसमें कॉलम लिखते थे और परसाई दोनों कॉलम लिख लेते, जब वो कॉलम बंद हुए किन्हीं कारणों से, और शरद जोशी और परसाई जी का सुनो भाई साधो, तब वो एक गैप वहां व्यंग का आया। तब राजेंद्र माथुर जी ने क्या किया कि एक नया कॉलम शुरू किया जिसमें जो पाठक पत्र लिखा करते थे उन पाठकों को लेखक बनाने का काम किया उन्होंने। और जो उनको ऐसे स्पार्किंग लेखक होते थे, पत्र लेखक, उनको वो कहने लगे कि इन पत्रों को बड़ा करिए। जब वो बड़ा करते तो उसको अद्भुत शीर्षक से वो व्यंग पत्र उसमें लिखते। उन्होंने फिर सब लेखकों को, पत्र लेखकों को पत्र भी लिखा था कि हम कैसे अद्भुत चाहते हैं, क्या उसमें होना चाहिए। तो वो एक पत्र है, वो कभी किसी और दिन कहीं लगाएंगे। तो वो इस तरह से वो उसकी एक नींव पड़ी और वो पत्र का सिलसिला। अब हुआ ये कि उसके माध्यम से अनेक ऐसे पाठक जो केवल पत्र लेखक थे वो धीरे धीरे व्यंग्यकार के रूप में परिणित होते गए। और आज देश भर में इतने व्यंग्यकार हैं जो अदबीज से बल्लेबाजी करते हुए या वहां ड्रिबलिंग करते हुए आज चौके छक्के लगाते हैं। उनकी कई किताबें हैं और वे बड़े अच्छे व्यंग्यकार हैं, देश के हिंदी के नामे व्यंग्यकार है। तो उसका रोल तो अदबीज का है। जी, बहुत बढ़िया बात आपने कही। ब्रजेश जी, हर लेखक का अपना एक दृष्टिकोण होता है, अपनी एक सोच होती है, और वो जब भी कहीं यत्र तत्र घूमने जा निकलता है या किन लोगों से मिलता है या कई अनुभव उसके जीवन में उसको मिलते हैं, उस दौरान वो अपनी रचना की बुनावट भी धीरे धीरे करने लगता है। हमारे श्रोताओं को आप अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। जी, अब जैसा कि आप जानते हैं मैं अनेक विधाओं में लिखता रहा हूं और लिखता हूं। तो पहले मैं अपनी व्यंग की बात करूं तो शुरुआत से जब व्यंग लिखा तो तब अखबारों में कई सुर्खियां होती हैं जो विसंगति की, और इस तब सुर्खियां विसंगति की सुर्खियों के रूप में इसलिए बोल रहा हूं कि वो सुर्खियों में ही लिखी जाती थी। आज समय अलग है, आज विसंगतियां पेज 6, पेज 7 पे छोटे से बॉक्स में दिखाई देगी। पहले पन्ने पे भी सुर्खियां होती थी जो विसंगतियां होती थी, तो वो हमारा ध्यान आकृष्ट करती थी, तो हम उसको और व्यंग्यात्मक दृष्टि से लिखने की कोशिश करते थे। तो अखबारों में जो व्यंग छपा करते थे वो अखबारों में ही छपी सुर्खियों पे, विसंगतियों पे एक रचना होती थी। वो उसका तेवर अलग से कुछ भी हो सकता था, वो व्यंग्यात्मक भी हो सकता था, वो सीधा सपाट भी कई बार होता था, लेकिन इस तरह से वो आसपास की विसंगतियां वहां से देखने के बाद वो निकलती गई। अब चीजें वही हैं, विसंगतियां आज भी हैं, लेकिन वो विसंगतियां सुर्खियों के रूप में दिखाई नहीं देती। अब व्यंग्यकारों को वो विसंगतियां खोजना पड़ती हैं। अब एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जो भी विसंगति है वो अगर खोजेंगे कैसे, तो हमको समाज को देखना पड़ेगा, उन चीजों को समझना पड़ेगा। अब आपको एक चीज बताऊं कि जब हमारे देश में BRTS जो लोक परिवहन के लिए अलग से रास्ते बनाने की शहरों के बीच में से योजना बनी, BRTS की योजना जिसमें सिटी बसेस अलग से निकलेगी, उस पर दूसरी कोई गाड़ी नहीं निकलेगी।
तो करीब 10 साल पहले ये सब चीजें चली कि सब जगह BRTS बनाने लगे। तो तात्कालिक आवश्यकताओं को, नागरिकों को खुश करने के लिए सुविधा की दृष्टि से ये निर्णय ले लिए जाते हैं कि BRTS बनाना है। अब आज 10-15 साल बाद ये स्थिति आ गई है कि BRTS को नष्ट किया जा रहा है, वो खत्म किए जा रहे हैं। तो ये एक विसंगति है कि आप उस समय भी नहीं सोच पाए कि सही क्या है और आज भी सही नहीं सोच पा रहे कि सही क्या है। तो ये कब तक चलता रहेगा? तो ये विसंगति आपको खोजना पड़ेगी। तो क्या इसमें उस समय भी कोई भ्रष्टाचार की गुंजाइश थी? अगर भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं भी थी तो भी आपने निरर्थक पैसा तो खर्च किया, आज उसको तोड़वाने में भी फिर पैसा खर्च करेंगे, तो क्या उसमें से कुछ लोगों का फायदा नहीं होगा? आप पहले बनवाते हैं फिर तोड़वाते हैं, 10-15 साल भी नहीं होते उसको तोड़वाते हैं, तो आप सही निर्णय कब लेंगे? तो मेरा कहना यही है, किसी सत्ता से बात नहीं करना, किसी सरकार, सत्ता तो हमेशा सत्ता का चरित्र एक रहता है, चेहरे बदलते जाते हैं। तो आपको ये देखना है कि आप व्यक्ति पे नहीं प्रवृत्ति पे व्यंग करें। तो ये कैसी प्रवृत्ति कि आप बिना चिंतन के केवल घोषणाएं कर देते हैं, कार्यान्वयन कर देते हैं और वो फिर बाद में उसको आपको वापस लेना पड़ता है। ऐसी कई चीजें होती है। अब हमारे इंदौर में बात करें तो हाँ, इंडिया गेट की तर्ज पे यहाँ आपने पैसा लगाकर करोड़ों का एक बगीचा बनाया और इंडिया गेट बनाया, लेकिन आज स्थिति है कि वो निर्जन पड़ा है और उसको संभालने के लिए, उसका मेंटेनेंस करने के लिए कोई संस्था तैयार ही नहीं हो रही है। तो फिर ये सब क्यों किया जाता है? आप तालाब में क्रू चला देते हैं, वो थोड़े दिन बाद खत्म हो जाता है। तो ये कौन सी, यही तो चीजें हैं, विसंगतियां हैं। जब आप किसी चीज का निर्णय ही नहीं ले पा रहे और निर्णय लेते हैं तो ऐसे असंगत बिना सोचे समझे लेते हैं, इनको आप बाद में वापिस लेना पड़ता है या वो पैसा पानी के कीचड़ में चला जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये सब चीजें यहीं से इस तरह से अब विसंगतियों को ऐसे खोजना पड़ रहा है। प्रभात जी बहुत बढ़िया बात कही आपने। और सब जगह हालात एक से भी हैं, हमारे यहाँ भी राजस्थान में, जहाँ जयपुर में ख़ास तौर से BRTS कॉरिडोर बने, वो इतनी सफल नहीं हुए और अब अखबारों में पढ़ रहे हैं कि इस बारे में निर्णय हो रहा है कि क्यों ना इनको हटाया जाए। खैर, ये सब विसंगतियाँ जो हमारे आसपास रहती हैं, हर आदमी इनको देखता है, लेकिन व्यंग्यकार अपनी चुटीली भाषा के साथ, अपनी अच्छी पंच के साथ अपनी बात कहता है। व्यंग्यकार एक तरह से विसंगतियों पे चोट करता है और सत्ता को सोचने के लिए मजबूर करता है कि कहाँ गलत निर्णय हुआ। आपने 19वीं, 20वीं और अब 21वीं सदी, ये 3 सदियाँ देखी और आपने काफ़ी गहराई से अध्ययन भी किया है। आपको अब तक, जब से आपने लिखना शुरू किया था और आज के दौर में जो लिखा जा रहा है, एक संक्षेप सी जानकारी आप अगर हमारे श्रोताओं को दें कि व्यंग्य में कितना फ़र्क हुआ, कैसा व्यंग्य था पहले, कैसा व्यंग्य आज चल रहा है? जी देखिए, पहले व्यंग्यकार जो लिखता था, जिसपे व्यंग्य करता था, वो उसको अपने सुधार की दृष्टि से लेता था। तो परसाई जी को या शरद जोशी जी को सीधे सीधे व्यंग करने में वो दिक्कत नहीं आती थी। वो व्यंग करते थे और सामने वाला भी के सामने तक वो सुना सकते थे। शरद जोशी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री का नाम लेकर भी कई व्यंग लिखे हैं, लेकिन उसका भी सम्मान ही हुआ, वो नहीं हुआ कभी। लेकिन आज व्यंग्यकार अगर असहमति भी किसी चीज में दिखाता है तो उसको ऐसा लगता है कि कोई बैल सींग लहराता हुआ या बैलों का झुंड सींग लहराता हुआ उसकी ओर आक्रमण करने को आतुर है। तो ये एक जो डर है जी, ये डर आज की स्थिति में व्यंग को, असली व्यंग को बदल भी रहा है। आज आपको कुछ कड़ा व्यंग लिखना भी है। पहले तो व्यंग सपाट बयानी में भी लिखा जाता था। व्यंग सपाट बयानी में अंदर से निकल के सामने सामने समझ में आता था। लेकिन अब जो असली व्यंग्यकार है वो उस तरह से सीधे सीधे न करते हुए उसको फैंटेसी में अपनी बात कहना पड़ रही है। जी जी, व्यंग्यकार के, या फिर वो लिखेगा तो आप आरती लिखेंगे। मैं यहाँ किसी सत्ता की बात जब करता हूँ तो केवल राजनीतिक सत्ता की बात नहीं करता हूँ जी। हर जगह हर तरह की सत्ता होती है। मेरे घर में भी सत्ता है या मेरे मोहल्ले में भी सत्ता है
लेकिन अब ये हो गया है कि हर चीज को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाने लगा है। राजनीतिक मतलब, वैसे तो कहावत है कि हर चीज में, मैंने आज किसी को रोटी खिलाई, उसमें भी राजनीतिक, ये राजनीतिक स्टेटमेंट है, लेकिन वो राजनीति को, स्टेटमेंट को राजनीति समझते ही नहीं है ना, वो दलगत राजनीति को ही राजनीति समझ बैठते हैं आज के लोग या पाठक जी। तो आप अगर कुछ लिखते हैं तो वो समझते हैं कि ये इस दल, राजनीतिक दल के पक्ष में बोल रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। तो मनुष्य के पक्ष में, नागरिक के पक्ष में व्यंगकार हमेशा लिखता है, और लेखक तो हमेशा सत्ता के विपक्ष में ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। विपक्ष, अब उसका काम ही है कि वो विसंगति को रेखांकित करे। अब रेखांकित करके बता, कुछ लोग कहते हैं कि आप बदलने का सुझाव नहीं दिया, तो लेखक का काम सुझाव देना नहीं है, रेखांकित करना है, उसको योजना बनाना, उसको दूर करने की जिम्मेदारी कुछ और लोगों की है। अगर व्यंगकार भी ये सब कर रहा है तो बड़ा काम कर रहा है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी केवल उस विसंगति को रेखांकित करना है, उन लोगों के ध्यान में लाना है जो उसके लिए जिम्मेदार है उस चीज को दूर करने के लिए। तो मेरा ये मानना है कि ये अब करना कठिन हो गया। दूसरा एक और चीज जो अंतर देख रहा हूं कि जिन मूल्यों को पहले व्यंगकार विसंगति मानता था और उसको कॉन्ट्रास्ट के रूप में चित्रण करता था, तो विसंगति दिखाई देती थी। अब वो जो विसंगतियां हैं वो हमारे जीवन मूल्य हो गए। वाह, ये भ्रष्टाचार है, दलाली है, ये सब अब फ्रेंचाइजीज हो गए। इनको सामाजिक तो मान्यता तो है, विधिक मान्यताएं भी प्राप्त होती जा रही हैं। जी जी। कमीशन प्राप्त करना एक अधिकार की तरह भी हो गया कि अगर आप इतना बेचेंगे तो आपको ये जो मिलेगा ये विधिक है, आपका हिस्सा है, आपका हक है। तो जो वैल्यूज हम पहले, जिनको हम विसंगति मानते थे, बुरा मानते थे, अपराध मानते थे, वो आज के जीवन मूल्य हो गए। तो व्यंगकार की समस्या ये है कि आखिर वो इन विसंगतियों को कैसे कॉन्ट्रास्ट लाए कि ये अच्छा है, ये बुरा है। आज वो जिस पे करना चाहता है वो तो जीवन में अपना ली गई है। जी जी, बहुत बढ़िया बात जी। आपने कहा कि जो पहले व्यंग था वो बहुत बेधड़क होकर लिखा जाता था, और आजकल का जो व्यंग लेखक है वो सांप भी मारना चाहता है और लाठी को भी बचाए रखना चाहता है। तो इस तरह की एक भावना। ब्रजेश जी, हमारे इस कार्यक्रम में जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, बहुत से लोग इस कार्यक्रम से जुड़ते रहते हैं, और बहुत से लोग हैं जो आपको अभी सुन रहे हैं और आपके बारे में कुछ कहना भी चाहते हैं। देखने हैं। नमस्कार, मैं एकता कानूनगो बख्शी बोल रही हूँ इंदौर से। मुझे खुशी है कि आज बॉक्स एफएम के आज के मेहमान श्री ब्रजेश कानूनगो जी मेरे आदरणीय पिता भी हैं और गुरु भी। अपने पापा के बारे में बात करना मेरे लिए बहुत कठिन और भावनात्मक है। वे जितने अच्छे रचनाकार हैं उतने ही अच्छे इंसान हैं। उन्होंने मुझे लेखन की बारीकियां समझाई, साथ ही जीवन को लेकर सही दृष्टिकोण मुझे दिया। उन्होंने मुझे बताया कि जीवन में सही मुद्दे क्या हैं और कैसे एक लेखक या एक अच्छा व्यक्ति सबको साथ लेकर एक स्वस्थ समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। लेखन केवल हॉबी नहीं है, यह गंभीर और आवश्यक काम है। जब भी मैं पापा से मिलती हूँ, एक तरह की व्यक्तित्व विकास की कार्यशाला शुरू हो जाती है, जिसमें लेखन इस संदर्भ से जुड़ी बातें तो मैं सीख ही रही होती हूँ, पर उससे कहीं अधिक पापा मुझे मेरे जीवन को सही अर्थों में जीने के गुण सिखा रहे होते हैं। उनके साथ ये वार्तालाप भी बहुत स्वस्थ बना रहता है। यह पापा की विनम्रता है कि इतने लंबे समय तक लिखते हुए भी उनके अंदर वरिष्ठता का बोध नहीं है। वे अभी भी सीखने समझने की प्रक्रिया में ही खुद को रखते हैं, और यहाँ तक कि वे युवा रचनाकारों को भी बिना पूर्वाग्रह के सुनते हैं और उनसे सीखते भी हैं। उनके कारण हमेशा मेरी सोच को नई उड़ान ही मिली है। पापा की लेखनी मुझे समय से बहुत आगे की लगती है। वे हर विधा में लिखते हैं। व्यंग्यकार के रूप में वे लोकप्रिय हैं, पर उनकी कविताओं में वे फूलों की धार से अपनी बात रख देते हैं। कभी लघु कथा, उपन्यास, कहानियों के माध्यम से वे हमें भीतर तक भिगो देते हैं। अभी यूट्यूब के जरिए वे अपनी रचनाओं का प्रसारण कर रहे हैं, जिनमें नए यूट्यूबर के अच्छे काम को भी वे रेखांकित करते हैं। समाज सेवा से वे जुड़े हुए हैं। सच कहूँ तो पापा मेरे लिए आदर्श है, एक रचनाकार के रूप में और एक व्यक्तित्व के रूप में। मैं भी उनके जैसे ही काम करना चाहती हूँ और उनके जैसा ही इंसान बनना चाहती हूँ। आप हमेशा सक्रिय रहिए पापा, मुझे आप पर बहुत गर्व है। शुभकामनाएं। ओह, बहुत, आप तो मुझे आश्चर्य करने वाली बात ले आए। ये तो
एकता को मैं पहली बार उसके मुख से यहाँ सुन रहा हूँ और बड़ा अच्छा लगा कि एक बेटी अपने पिता के बारे में, मैं तो बस जैसा पिता हूँ वैसा करता रहता हूँ, आज उसने यहाँ पे बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये आपका ही चमत्कार दिखता है। नहीं, चमत्कार जैसे कोई बात नहीं। हम जब भी किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो हम काफ़ी कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसे लोगों को जोड़ें जो आपको अचानक सरप्राइज भी दें और कहीं आप उनको प्राइज भी दें। तो आज एकता ने जिस तरह से अपने पिता के लेखन और अपने संस्कारों की बात कही है, स्वागत है एकता, आपका बहुत अच्छा लगा। और आइए एक और हमारे साथ व्यंगकार जुड़े हुए हैं जो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। नमस्कार, मैं सुनील सक्सेना भोपाल से। आदरणीय ब्रजेश कानून जी से मेरा पहला परिचय नई दुनिया के माध्यम से ही हुआ। मैं उन दिनों ग्वालियर में था और स्वदेश में राज चड्ढा लिखते थे और नई दुनिया में अदबीच एक कॉलम आता था, आज भी आता है, जिसमें ब्रजेश जी के व्यंग आते थे। फिर धीरे धीरे ब्रजेश जी से परिचय हुआ, उन्हीं की देखकर उनसे सीखकर हमने भी व्यंग लिखना सीखा और फिर धीरे धीरे ये जानने को मिला कि ब्रजेश जी व्यंगकार के साथ साथ कहानीकार, कवि, समीक्षक और ट्रैवल लॉग चर्चा भी करते हैं। तो बहुविधाओं में पारंगत और सिद्धस्थ आदरणीय ब्रजेश जी इन हर विधा में अपना समान अधिकार रखते हैं। फिर सामयिक विषयों पर भी उनके कई लेख मैंने पढ़े हैं। SBI से सेवानिवृत्त होने के बाद उनकी सक्रियता से हर एक किसी को रश्क होने लगता है। उनकी कविताओं में आपको प्रकृति का प्रेम, जीवन के विविध रंग मिलेंगे। कहानियां भी उनकी जो हैं वो मानवीय संवेदनाओं को बखूबी उकेरती हैं। रिंगटोन कहानी उनका संग्रह है जिसमें छोटी बड़ी कहानियां हैं। मेथी की भाजी और लोकतंत्र उनका व्यंग संग्रह है। और हाल ही में उन्हें जो है वर्ष 2024 में ज्ञान चतुर्वेदी दीर्घकालिक व्यंग सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया है। इस उम्र में जितनी गर्मजोशी के साथ वो सक्रिय हैं, हम दुआ करते हैं कि आदरणीय ब्रजेश जी इसी तरह से सक्रिय रहें, लिखते रहें, खूब रचते रहें और हम सबको एक बेहतर साहित्य से गुजरने का मौका दें। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं व्यंग के रंग प्रभात के संग। स्वागत है श्रोताओं एक बार फिर से आप सभी का। और आपको फिर से बता दें कि आज के हमारे मेहमान वरिष्ठ व्यंग्यकार, कहानीकार, कवि और ट्रेवलॉग भी लिखते हैं ब्रजेश कानूनगो जी इस समय इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सी विधाओं में आपने अपनी कलम चलाई है। ब्रजेश जी, एक सवाल मैं और आपसे कहना चाह रहा हूँ कि हम जिस मोहल्ला संस्कृति में रहते हैं, जिन चौक की संस्कृति में अपना बचपन गुजारते थे, मिट्टी से लिपट लिपट के खेलते थे और बहुत से ऐसे खेल खेलते थे जिनमें जेब से पैसा नहीं लगता था। आज एक तरह से बचपन खो गया है। आज बहुत छोटी उम्र का बच्चा खिलौनों की जगह खेलता है मोबाइल से और वो जब थोड़ा बड़ा होता है तो उसके सामने माता पिता अपनी आकांक्षाओं का एक भारी भारी टोकरा रख देते हैं जिससे बचपन उसका लुप्त होता जा रहा है। आपने बाल मनोविज्ञान को भी पढ़ा, बहुत नज़दीक से देखा भी और आपने बाल साहित्य भी रचित किया। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या बच्चों की चेहरे में जो एक गंभीरता आ गई है, क्या उनको खिलखिला के हंसने के लिए बाल साहित्य में हास्य कविताएं या हास्य से भरी कहानियां भी लिखी गई हैं? जी जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न और बहुत सामयिक प्रश्न है कि आज बच्चों को हम हमारे पुराने जो हमारा जीवन को, हमारे व्यक्तित्व को बनाता था, वो सब चीजों से हम धीरे धीरे दूर करते जा रहे हैं। साहित्य तो देखा जाए तो बच्चों के पेज तो बहुत कम छपते हैं। मैं बताऊं, पहले धर्मयुग में भी बाल जगत आया करता था, कुछ में तो आप भी छपे हैं। संडे मेल में बच्चों का कॉलम हुआ करता था, तो हर जगह बच्चों का एक अखबार तक आता था। तब उसमें जो रचनाएं छपा करती थी वो न सिर्फ विज्ञान बल्कि जीवन मूल्यों और हल्के फुल्के हास्य के माध्यम से बहुत सारी चीजें वो बच्चों को सिखाया करती थी। अब आज क्या स्थिति है मैं बहुत अच्छे से नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे तो अब कुछ ऐसी चीजें दिखती नहीं है, क्योंकि बड़ों का साहित्य गायब होता जा रहा है। तो बच्चों के लिए अलग से क्या होगा, तो वो सीधे सीधे मोबाइल में घुसते हैं और वो ऐसी ऐसी चीजों के पास ही जाना पड़ रहा है उनको जिनको से हम पहले दूर रखा करते थे। हमसे कहा जाता कि अपन
सड़क पे जा रहे हैं और बीच में झाड़ी आ जाए तो हमको झाड़ी के आसपास से निकल जाना है। अब तो आपकी सड़क पे झाड़ियां ही झाड़ियां हैं, उसमें से होके ही निकलना है। तो वो एक लालच सा पैदा हो गया। तो एक सही राह दिखाने के लिए सही रास्ता न तो साहित्य शायद दिखा पा रहा है। हमारे समय में हम देखते थे कि पराग आती थी, नंदन आती थी और बाल भारती आती थी, बाल हंस आता था। इन सबसे वास्ता होते पढ़ते पढ़ते ही आगे हम धर्मयुग तक जाते थे, या जीवन को समझने की सूर्य बालाजी हुए, बड़े बड़े जो कहानीकार हैं, ये बाल जगत में बच्चों के लिए अच्छी कहानियां लिखा करते थे। उस समय जो बड़े कहानीकार हैं उन्होंने बच्चों के लिए पहले लिखा। तो जब तक आप बच्चों के लिए नहीं लिख पाएंगे तब आप बड़ों के लिए कैसे लिखेंगे? क्योंकि जब आप में संवेदना वहीं से आती है कि हम बच्चों के मन में तो उतरें। लेकिन आज हमारा बच्चा इन स्थितियों में बहुत जल्दी वयस्क हो रहा है और उसके लिए सारा दोष हम अपने परिवार का ही दे सकते हैं। क्योंकि जब हम छोटे थे, जब बच्चों के लिए बाल पॉकेट बुक्स आती थी, वो हमारे अंकल ने उस समय लगा दी थी, तो हर महीने 4 किताबें आती थी, तो हम पढ़ते ही पढ़ते थे। तो वो बाल साहित्य के रूप में हमने महाभारत भी पढ़ी और रामायण भी पढ़ी और दूसरे रविन्द्रनाथ टैगोर को भी पढ़ा और विज्ञान कथाएं भी पढ़ी, जो महाराष्ट्र के गंगाधर गाडगिल और जो लोग लिखा करते थे विज्ञान कथाएं, उनकी किताबें पढ़ी। तो इस तरह से, लेकिन ये प्रयास तो गोस्वामी जी अब करना पड़ेगा। आपने भी खूब कार्टून बनाए हैं, आपने भी कथाएं लिखी है, बच्चों के लिए काफी लिखा है, लेकिन वो सब अब दिखाई नहीं देता। ये दुख की बात है। जी, बहुत गंभीर बात भी है कि आज हमारे बाल साहित्यकार जितने भी हैं वो लिखने का प्रयास निरंतर कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो घरों से दादा दादी नाना नानी की जो कहानियां थी वो लुप्त हो चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और मैं आपसे करना चाह रहा हूं कि आपने साहित्य के कई मोर्चे एक साथ खोल रखे हैं। आप कहानी भी लिखते हैं, आप कविता भी लिखते हैं, आपने यात्रा संस्मरण भी लिखे, यात्रा वृत्तांत लिखे और संस्मरण भी लिखे। इतनी सारी विधाओं को साधते हुए क्या कभी कोई मुश्किल का सामना भी करना पड़ा आपको? गोस्वामी जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूं कि मैंने विधाओं के सारे मोर्चे एक साथ नहीं खोल रखे हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने सब विधाओं में लिखा है, लेकिन मोर्चा कोई एक खुला रहता है। मैं अगर व्यंग लिखता रहता हूं और लगता है कि मैं अब वहां कदम ताल करने लगा हूं, मैं अपने आप को रिपीट कर रहा हूं, कुछ नया नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं अपने को व्यस्त तो रखना चाहता हूँ, रचनात्मक भी बने रहना चाहता हूँ, तो मैं कविता की तरफ चला जाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि अब कविता लिखूं थोड़े दिन, फिर मैं कविता का मोर्चा खोलता हूँ, तब उसमें कविता को गंभीरता से कविताएं पढ़ता हूँ, कविता का साहित्य पढ़ता हूँ और फिर कविता में सृजन करता हूँ, बेहतर सृजन करने की कोशिश करता हूँ। इस तरह से मैं विधाओं में आवागमन करता रहता हूँ। अगर अब इन दिनों में अगर कुछ नहीं कर पा रहा हूँ या कुछ नहीं लिख रहा हूँ तो कोशिश, अच्छा दूसरा एक है कि विषय अपनी विधा का चयन भी कर लेती है कई बार जी। अब देखते हैं कि ये विषय कविता में बेहतर रूप से आ गया तो कविता में आएगा। व्यंग के लिए भी कहा जाता है कि गद्य व्यंग के साथ साथ कविता में भी काफी व्यंग आ रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि जो कविता में व्यंग आता है, जो असली व्यंग कविताएं होती है उनको कविता ही कहा जाता है, व्यंग कविता नहीं कहा जा रहा है। क्योंकि व्यंग कविता तो वो मंच पे हास्य व्यंग कविताएं हो गई, विनोद कविताएं हो गई। तो व्यंग कविता में आज कुमार अंबुज हैं या विष्णु नागर हैं, ये लोग जो लिखते हैं ना, ये व्यंग कविताएं हैं, लेकिन ये कविताओं में ये गणना है इनकी, कविताएं कहते हैं, व्यंग कविता के लिए अलग से नहीं कहते हैं। लेकिन जब हम उसको पढ़ते हैं तो पाते हैं कि इसमें तो बहुत गहरा व्यंग होता है। तो मैंने कई कविताएं भी लिखी, लेकिन उसमें व्यंग तत्व आता है, वो व्यंग कविताएं भी होती हैं, तो वो मुझे डबल संतुष्टि देती है कि जब गद्य में कविता के तत्व शामिल होते हैं तो गद्य सुंदर होता है, और जब कविता में व्यंग के तत्व आते हैं तो कविता भी अलग से अर्थवान होती है, उसका प्रभाव अलग होता है। तो ये कोशिश बनी रहती है, लेकिन जब जब मैं कदमताल करने लगूंगा तो मैं किसी अगली विधा में चला जाऊंगा। कोरोना काल में जब मैं कुछ नहीं कर, जब हम लोगों से संपर्क नहीं है, समाज से कट गए हैं, तब आप क्या करेंगे? आप साहित्य तो बिना समाज से जुड़े लिखा ही नहीं जा सकता। तब मैंने संस्मरण लिखे सर, और जो आप कह रहे हैं बच्चों का और ये सब चीजें, मैंने फ्लैशबैक नाम से उन 2 साल में
वो संस्मरण लिखे और उसकी पुस्तक फ्लैशबैक के रूप में आई और वो बहुत कविता कहानी और बाकी विधाओं की तरह ही वो और ज्यादा पसंद की गई फ्लैशबैक, जिसमें मेरे संस्मरण में उसमें हमारी पिछली आने वाली पीढ़ी को, जो हमारे पोते पड़पोते हैं, उनको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी पीढ़ी के लोगों ने किस तरह का बचपन जिया, किस तरह का जीवन जिया, वो उसको पढ़कर जाने। अंततः साहित्य की किताब बाद में इतिहास लेखन के काम आती है। लोग इतिहास बदल सकते हैं सर, इतिहास बदल देते हैं, लेकिन साहित्य को बदला नहीं जा सकता। तो भविष्य के इतिहासकार साहित्य में असली इतिहास खोजते हैं। तो हमारा अगर फ्लैशबैक हमने लिखा है तो हमारे उस जीवन का इतिहास उसमें खोजा जा सकता है। उसमें कला है, संस्कृति है, हमारा जीवन है, हमारा बचपन है। तो जी ब्रजेश जी, मैं आपको एक बार इसलिए रोकना चाहूँगा कि हमारा कार्यक्रम का समय बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और अभी हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं जो आपसे हमारे चैट रूम में आकर सवाल कर रहे हैं, जिनमें एक हैं भोपाल से वरिष्ठ व्यंग्यकार विवेक रंजन श्रीवास्तव जी। ये पूछ रहे हैं, मैं आपको एक बार सबके सवाल पढ़ के सुना रहा हूँ, उसके बाद आप जवाब देना। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जितने संक्षेप में आप जवाब देंगे उतने ज़्यादा सवाल हम आपको इस बचे खुचे समय में पूछ पाएंगे। वो लिखते हैं कि आप विवेक जी लिखते हैं कि आप कविता भी लिखते हैं, व्यंग और समीक्षा भी किया करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आपकी सर्वाधिक प्रिय विधा क्या है। इसके अलावा मुकेश राठौड़ भीकन गांव से पूछ रहे हैं कि मेथी की भाजी कानून गो सर का प्रतिनिधि व्यंग है। विभिन्न मंचों से उनके श्रीमुख से सुनकर व्यंग के विद्यार्थी लाभान्वित होते रहे हैं। संकल्प लिख रहे हैं, बहुत बधाई और शुभकामनाएं, प्रोग्राम की प्रस्तुति बेहतरीन है। मुकेश राठौड़ एक और सवाल दाग रहे हैं कि अदबीज के बगैर व्यंग की बात पूरी नहीं होती, और हाँ, जब भी अदबीज की बात होती है तो प्रथम अदबीजकार के रूप में श्री ब्रजेश कानूनगो जी का नाम हमेशा सम्मान से लिया जाता है। मैं भी अदबीज के रास्ते ही लेखन की दुनिया में आया हूँ, मुकेश कह रहे हैं। संकल्प पूछ रहे हैं आपका पसंदीदा व्यंग कौन सा है। मुकेश राठौड़ फिर लिख रहे हैं कि बनाना हो या तोड़ना, दोनों ही स्थिति में काम होता है दिखाई देना। और भी कई सवाल उन्होंने पूछे हैं, लेकिन वक्त का तकाजा ये है कि हम बहुत ज़्यादा सवाल नहीं लिख सकते थे। मुकेश राठौड़ ने एक बात और कही है कि बहन एकता जी का भावुक और प्रेरणादायी उद्बोधन। और नरेश कानूनगो जो हैं वो लिखते हैं कि समाचार पत्रों में साहित्य के पृष्ठ गायब होते जा रहे हैं, उन स्थितियों में बाल साहित्य का अभाव खटकने वाला है। जी बिल्कुल। इसमें बाकी चीज केवल विवेक रंजन जी का ही एक प्रश्न है, आपकी सर्वाधिक प्रिय विधा कौन सी है। तो देखिए, सभी बच्चे प्रिय होते हैं, ये सब कहते आए हैं, लेकिन जहां तक मेरा प्रश्न है कि कविता जो हम लिखते हैं तो कुछ अतिरिक्त रूप से कुछ अंदर उमड़ता है, तभी वो बाहर आती है। और जो उसकी जन्म होता है कविता का, और अगर उसमें कुछ व्यंग भी हो तो वो प्रिय हो जाती है। तो व्यंग और कविता दोनों मेरी प्रिय विधा है। और जैसा मैंने कहा कि जब मैं दोनों में किसी में कदमताल करने लगता हूँ तो मैं विधा से दूसरी विधा में चला जाता हूँ, और फिर जब वापस एक समय हो जाता है तो फिर मैं दूसरी नए ऊर्जा के साथ उसके साथ वापस आता हूँ। तो इस तरह से। और मुकेश जी, नरेश जी, संकल्प, इनके प्रश्न तो है नहीं, इनकी शुभकामनाएं हैं, उन्होंने बात कही है, इनको धन्यवाद। इसके साथ ही सर मैं भूल गया, सबसे पहले केदार शर्मा जी ने जो इतनी खूबसूरत समीक्षा की थी, वो उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सुनील सक्सेना जी ने भी, बहुत प्रिय कथाकार और व्यंगकार है, उनकी व्यंगी बहुत अच्छी। अगर ये काफी पहले प्रकाश में आ जाते तो बहुत आगे जाते। अब हालांकि अभी संग्रह इनका बहुत अच्छा संग्रह है, इनकी भी मैं प्रशंसा करता हूँ सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि जिन्होंने इस कार्यक्रम को समृद्ध बनाने के लिए अपनी शुभकामनाएं भेजी, अपने प्रश्न पूछे और अपने संदेश भी हमारे तक पहुंचाए। व्यंग के रंग प्रभात के संग कार्यक्रम हमारा ही नहीं, आप श्रोताओं का भी है। और आज के हमारे जो मेहमान थे, वरिष्ठ व्यंगकार, कहानीकार, कवि और समीक्षक और यात्रा वृत्तांत लेखक श्री ब्रजेश कानूनगो जी, जो साहित्य के मोर्चे पर अलग अलग तरीके से
अपनी अपनी बात, अपने मन की बात कहते रहे हैं। और आज हमारे इस कार्यक्रम में लगभग 1 घंटा उनसे चर्चा हुई। बहुत अच्छा लगा ब्रजेश जी आपसे, और उम्मीद करते हैं कि कभी और समय हमें मिला तो निश्चित रूप से हम बात करेंगे। लेकिन चलते चलते हमारे 2 साथी और हैं जिन्होंने अपने संदेश भेजे हैं, हम उनको भी सुन लेते हैं। यह बड़े हर्ष का विषय है कि बॉक्स एफएम जयपुर से प्रसारित होने वाले साप्ताहिक कार्यक्रम व्यंग के रंग प्रभात के संग में आज मेरे प्रिय साहित्यकार श्री ब्रजेश जी कानूनगो उपस्थित होंगे। आज उनके साथ संवाद होगा। अवश्य हमें इससे कुछ नया सीखने को मिलेगा। ब्रजेश जी वरिष्ठ साहित्यकार हैं और उन्होंने साहित्य की लगभग सभी विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई है। उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार की विसंगतियों को बहुत अपनी पैनी नजर से देखा है और किसी को जहाँ भी उन्हें विसंगति दिखी वहीं पर उन्होंने चोट करी है। उनके साथ एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि वह इंदौर से प्रकाशित होने वाले नई दुनिया में जो अदबीज कॉलम कई सालों तक चलता रहा, उसके वो ओपनिंग बैट्समैन के रूप में कहलाते हैं, क्योंकि पहला व्यंग उन्हीं का छपा था, उसमें प्रकाशित हुआ था। आज उनके साथ जो मुलाकात होगी तो अवश्य हम लोगों के लिए एक कुछ नया सीखने को मिलेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये थे हमारे साथी इंदौर से मृदुल कश्यप, वरिष्ठ व्यंगकार, जिन्होंने अपनी बात कही और निश्चित रूप से आज की बातचीत से काफ़ी अच्छे निष्कर्ष निकल के आए होंगे। अब सुनते हैं हमारी एक और साथी। मैं इंदौर से सुषमा व्यास राजनीति। नमस्कार साथियों। जो व्यंग नहीं जानता वो जीवन के अर्थ नहीं जानता। जी हाँ साथियों, व्यंग एक उत्तरदायित्व है, परिष्कृत चिंतन। इसे ही निभा रहे हैं रेडियो बॉक्स एफएम के जरिए प्रभात जी। आज उनके साथ माँ अहिल्या की नगरी इंदौर से वरिष्ठ व्यंगकार और सभी विधाओं पर समान अधिकार रखने वाले बहुमुखी प्रतिभा के धनी ब्रजेश कानूनगो जी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा राजनिधि। आप इंदौर से थी और आपने एक संदेश, प्यारा सा संदेश भेजा। और कार्यक्रम का समय अब क्योंकि पूरा हो चुका है, मैं आदरणीय ब्रजेश कानूनगो जी का बहुत बहुत आभार बॉक्स एफएम के इस पटल पे। मैं सर गोस्वामी जी, मैं पूरी बॉक्स एफएम टीम का और आपका खास तौर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जितने श्रोता जुड़े और जितने लोगों ने टिप्पणियां की, जो उन्होंने संदेश भेजे, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत आभार।